एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AMB क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कंपनी बैलेंस शीट के आइटम क्लासिफिकेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ, ऐसे 30 MCQ जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा मेरी वीडियो को, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें मेरी क्लास को। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें आज की क्लास को। तो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है आपकी बैलेंस शीट पे बेस्ड कि बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट गिवन इन डैश। तो आपको बताना है कि कंपनी की बैलेंस शीट को हम किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है शेड्यूल 3 पार्ट 2, नंबर 2 शेड्यूल 3 पार्ट 1, नंबर 3 सी आपका शेड्यूल 3 पार्ट 3 एंड लास्ट है आपका टेबल ए। तो अगर आप जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कंपनी एक्ट 2013 में हमें बताया गया है कि जो कंपनी की बैलेंस शीट है वह एज़ पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बनती है, उसके फॉर्मेट को फॉलो करके बनाई जाती है। तो उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी शेड्यूल 3 पार्ट 1। ध्यान रखेंगे कि शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग ही कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया जाता है। नेक्स्ट MCQ लेते हैं। एज पर कंपनी एक्ट द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन। तो कैसे प्रेजेंट होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है हॉरिजेंटल फॉर्म में, नंबर बी वर्टिकल फॉर्म, सी ऑप्शन आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल, एंड डी नाइदर ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑप्शन को देखें तो कंपनी एक्ट 2013 हमें कहता है कि जो कंपनी की बैलेंस शीट है अब वो सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनती है। पहले ऑप्शन हुआ करते थे कि वर्टिकल में बनाएं या हॉरिजेंटल में बनाएं, लेकिन जब से कंपनी एक्ट 2013 आया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनी बैलेंस शीट सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनानी होती है। तो उसका जो सही ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी है। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़े। थर्ड क्वेश्चन है हमारे लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड अंडर द कंपनी एक्ट। तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको किसको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो बनाना पड़ता है, ये P&L अकाउंट की जगह बनता है। बी बैलेंस शीट तो कम रिक्वायर्ड होती है, नेसेसरी है बनाना। ऑप्शन नंबर सी रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स। तो डायरेक्टर की जो रिपोर्ट बनती है फाइनल अकाउंट के बाद, और जो ऑडिटर्स होते हैं जो आपके अकाउंट को चेक करते हैं, जिसमें खासकर CA होते हैं, उनकी जो रिपोर्ट होती है उसको भी बनाना हमारे लिए कंपलसरी होता है, नेसेसरी होता है। ऑप्शन नंबर डी है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो करंट जो फॉर्मेट है, करंट जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। तो ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है, सी भी ठीक है, लेकिन डी यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे हमारा सही आंसर बनता है। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर ऑफ द एसेट्स इन द कंपनीज बैलेंस शीट डैश शुड बी शोन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमसे जानना चाहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पे हम अगर एसेट्स में दिखाते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर में हम क्या लेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए नॉन करंट एसेट्स, बी करंट एसेट्स, सी करंट इन्वेस्टमेंट, डी लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आप कंपनी बैलेंस शीट के फॉर्मेट को देखेंगे एज पर 2013 के अकॉर्डिंग जो है, तो उसमें एसेट साइड में दो ही मेजर हेडिंग है। पहली है नॉन करंट एसेट्स और दूसरी है आपकी करंट एसेट्स। तो उसमें पूछा फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको दिखाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिखाना चाहिए नॉन करंट एसेट्स। तो सही ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बनता है। बाकी ये जो सी एंड डी हैं ये आपकी नॉन करंट एसेट्स के ही पार्ट हैं एंड करंट एसेट्स के ही पार्ट हैं। तो सही आंसर बनता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन कंपनीज बैलेंस शीट डैश अपीयर अंडर द हेड नॉन करंट एसेट्स। तो इनमें से आपकी कौन सी नॉन करंट एसेट्स हेड के अंदर अपीयर होंगी, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए गुडविल। गुडविल एक इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, पेटेंट भी सेम है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स नॉन करंट एसेट्स है, व्हीकल्स भी आपकी नॉन करंट एसेट्स ही होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 कॉल्स इन एरियर अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। तो कॉल्स इन एरियर की अगर हम बात करें तो
तो कंपनी बैलेंस शीट की इसकी जो मेजर हेडिंग होती है वो होती है शेयर होल्डर फंड, और जो सब हेडिंग होती है वो होती है शेयर कैपिटल। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए रिजर्व एंड सरप्लस, तो इसमें नहीं आएगा। बी शेयर होल्डर्स फंड, बिल्कुल शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है। सी कंटीजेंट लायबिलिटी, ये कोई कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं है। एंड डी शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन है कॉल्स इन एडवांस अपीयर इन ए कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। तो कॉल्स इन एडवांस की अगर हम हेडिंग की बात करें, इसकी मेजर हेडिंग होती है करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी के अंदर जो इसकी सब हेडिंग रहती है वो रहती है अदर करंट लायबिलिटी। तो ऑप्शन देखें तो ए है शेयर कैपिटल, तो ये शेयर कैपिटल में नहीं आता। बी है हमारी करंट लायबिलिटी, बिल्कुल ये करंट लायबिलिटी है। सी है लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है। डी रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अपीयर इन ए बैलेंस शीट कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात हो रही है, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग अपने आप में एक सब हेड है, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है करंट एसेट्स। बोरिंग कोई एसेट्स नहीं होती कभी भी। ऑप्शन नंबर बी करंट लायबिलिटी, बिल्कुल ये करंट लायबिलिटी ही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग हमारी एक सब हेडिंग होती है करंट लायबिलिटी की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। सी नॉन करंट लायबिलिटी एंड डी नॉन करंट एसेट्स भी आपके इनकरेक्ट हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है फिक्स डिपॉजिट्स अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। फिक्स डिपॉजिट जो होता है यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये जो कंपनियाँ होती हैं ये पब्लिक से फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में फंड इकट्ठा करती हैं, जिससे कंपनियाँ एज ए लॉन्ग टर्म बोरिंग की तरह यूज़ करती हैं। तो फिक्स डिपॉजिट जो कंपनीज के लिए होता है वो एक नॉन करंट लायबिलिटी होता है, और नॉन करंट लायबिलिटी की जो सब हेडिंग होती है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स नहीं है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है हमारी। करंट लायबिलिटी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बिल्कुल ठीक है। डी लास्ट ठीक है हमारा कि ये लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 गुडविल अपीयर्स इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। यहाँ पे हमें सब हेड जानना चाहता है। तो अगर हम देखें तो हमारी जो एसेट साइड की दो मेजर हेडिंग होती है, एक नॉन करंट एसेट्स होती है करंट एसेट्स। तो गुडविल को हमेशा करंट एसेट्स के अंदर कभी भी नहीं लेना, नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमें इसको दिखाना होता है। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर जब हम बात करते हैं इसकी सब हेडिंग की, तो ये हमारे एक फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स होती है। तो ऑप्शन नंबर ए अनअमोर्टाइज्ड एसेट्स, ये कोई अनअमोर्टाइज होने वाली एसेट्स नहीं है। बी है हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सी इंटेंजिबल एसेट्स, बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इंटेंजिबल एसेट्स है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। एंड डी टेंजिबल, टेंजिबल बिल्कुल नहीं है, ये विजिबल एसेट्स नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। यहाँ पे हमें शेयर फॉरफिटेड अकाउंट की सब हेडिंग जानना चाहता है। तो इसकी जो मेजर हेडिंग होती है वो होती है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड की एक सब हेडिंग होती है शेयर कैपिटल, उसके अंदर हम इसको दिखाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है शेयर कैपिटल, बिल्कुल सही है कि शेयर कैपिटल सब हेडिंग के अंदर ही हमें दिखाना होता है। बी रिजर्व एंड सरप्लस इनकरेक्ट है। सी कंटीजेंट लायबिलिटी भी इनकरेक्ट है। एंड डी कमिटमेंट्स, ये कोई कमिटमेंट भी नहीं, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। अब इस बार ये नहीं पूछा कि ये किस मेजर हेडिंग में आएगा या किस सब हेडिंग में आएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो होता है इसकी जो मेजर हेडिंग होती है वो होती है शेयर होल्डर्स फंड, और सब हेडिंग होती है हमारी रिजर्व एंड सरप्लस। तो ऑप्शन देख लेते हैं। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आता। बी लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं है। सी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी नहीं है। डी रिजर्व एंड सरप्लस, बिल्कुल करेक्ट है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे रिजर्व एंड सरप्लस सब हेडिंग के अंदर दिखाना होता है शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। तो सही ऑप्शन बना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 प्रीपेड एक्सपेंसेस अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। हमें सब हेडिंग बतानी है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एक करंट एसेट्स होती है। तो मेजर हेडिंग बनेगी करंट एसेट्स, बट ये जानना चाहता है हमसे सब हेडिंग। तो सब हेडिंग बनती है इसकी अदर करंट एसेट्स। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अदर करंट एसेट्स, बिल्कुल ठीक है। बी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इनकरेक्ट है। सी इंटेंजिबल एसेट्स भी नहीं है ये।
एंड डी अदर नॉन करंट एसेट्स भी नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारी अदर करंट एसेट्स है। तो मेन हेडिंग बनेगी इसकी करंट एसेट्स और सब हेडिंग बनेगी अदर करंट एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 14, डैश अपीयर इन ए कंपनी बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। तो डैश अपीयर होता है कंपनी की बैलेंस शीट अंडर द सब हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आपको कौन से आइटम को लेना है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स। तो इंटरेस्ट अगर एक्रूड हुआ है और ड्यू नहीं हुआ तो ये कोई हमारा प्रोविजन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो टैक्स के लिए किया जाना प्रोविजन हमेशा एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, तो ये हमारा ठीक है अभी तक। ऑप्शन नंबर सी, अनपेड डिविडेंड, ये कोई अनपेड डिविडेंड नहीं है। और डी, कॉल्स इन एडवांस, ये कॉल्स इन एडवांस भी नहीं है। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर हमारा आएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बिल्स रिसीवेबल अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। फिर से हमें सब हेडिंग बतानी है। तो बिल्स रिसीवेबल हमारी एक करंट एसेट्स होती है। तो करंट एसेट्स के अंदर एक सब हेडिंग होती है आपकी ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल को दिखाया जाता है। तो इसकी जो सब हेडिंग बनती है वो बनती है ट्रेड रिसीवेबल। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि इनकरेक्ट है। बी, कैश इक्विवेलेंट, ये कैश इक्विवेलेंट भी इनकरेक्ट है। सी, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्कुल करेक्ट है कि बिल रिसीवेबल एंड डेटर सब आपके हमारे जो है वो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हमें शो करने होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी इनकरेक्ट है। तो सही आंसर बना ऑप्शन नंबर सी, ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट अपीयरिंग कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। तो अगर आप मेरी लास्ट वीडियो को देखेंगे, इससे पहले की वीडियो को देखेंगे, तो उसमें मैंने क्लासिफिकेशन बताया था कि हम आइटम्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं मेजर हेडिंग में एंड सब हेडिंग में। तो उसमें आप सीखेंगे कि शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जो होता है, ये हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जब हम शेयर ऑप्शन पे देते हैं, ऑफर करते हैं कम रेट पे, तो उसके लिए हम एक रिजर्व बना के रखते हैं जिसका नाम होता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो होता है, इसकी अगर हम बात करें बैलेंस शीट में, तो इसकी जो मेजर हेडिंग होती है वो शेयर होल्डर्स फंड होती है और सब हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस। तो ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर ए, शेयर कैपिटल, इनकरेक्ट है। बी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इनकरेक्ट है। सी, रिजर्व एंड सरप्लस, बिल्कुल ये रिजर्व एंड सरप्लस है। तो इसकी जो सब हेडिंग बनेगी या इसकी जो बैलेंस शीट में ये शो करेंगे हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। ऑप्शन नंबर डी है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये भी इनकरेक्ट है। ओनली ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 होना चाहिए था, यहाँ पे अगेन 16 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आपको कहाँ दिखाना है? तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में जो होती है हमारी इन्वेस्टमेंट आती हैं, उसमें दो इन्वेस्टमेंट होती हैं। एक होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है आपकी करंट इन्वेस्टमेंट। जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है हमारी एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। और कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी भी होती है तो जो लेस देन 1 ईयर के लिए होती है, जिन्हें हम करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है तो ये हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है, जिसकी मेजर हेडिंग होती है नॉन करंट एसेट्स। तो ऑप्शन देखते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म होती है, तो ये इनकरेक्ट है। बी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है। ऑप्शन नंबर सी, इंटेंजिबल एसेट्स, ये भी इनकरेक्ट है। एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डी, ये भी इनकरेक्ट है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स इज शोन अंडर द डैश। तो क्लेम अगर है किसी भी कंपनी के अगेंस्ट जिसको कंपनी अभी डेट की तरह, कर्जे की तरह एक्नॉलेज नहीं कर रही है, उसे कर्जा नहीं मानती है, तो ऐसे जो डेट्स होते हैं, जैसे कंपनी अभी डेट मानने को तैयार नहीं है या अभी डेट उसने एक्नॉलेज नहीं किया उसे, तो ऐसे डेट जो होते हैं ये हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी होते हैं, जिनका होना या ना होना फ्यूचर में किसी इंसिडेंट पे या इवेंट पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन देखें तो करंट लायबिलिटी, तो ये कोई करंट लायबिलिटी नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी भी नहीं है। कमिटमेंट्स, ये कोई कमिटमेंट नहीं है किया कि फ्यूचर में हम किसी को कोई पेमेंट करने वाले हैं या देंगे, तो ये भी नहीं है। डी है कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो सही आंसर है इसका डी, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो ध्यान रखेंगे कि अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई क्लेम है जिसको अभी कंपनी ने डेट की तरह, कर्जे की तरह एक्नॉलेज नहीं किया, माना नहीं है उसे कर्जा, तो आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि डेट तो है ये, लेकिन आप अभी से एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी माना जाएगा। नेक्स्ट है
अनक्लेम्ड डिविडेंड अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। तो ये अनक्लेम्ड डिविडेंड का सब हेडिंग जानना चाहता है। तो डिविडेंड अनक्लेम्ड हो या अनपेड हो तो दोनों ही हमारी करंट लायबिलिटी होती हैं, लेकिन करंट लायबिलिटी हमारी एक मेजर हेडिंग है, लेकिन ये सब हेडिंग जानना चाहता है। तो करंट लायबिलिटी के अंदर हम इसे अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इनकरेक्ट है, बी ट्रेड पेबल भी इनकरेक्ट है, सी अदर करंट लायबिलिटीज ये बिल्कुल करेक्ट है, एंड डी शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी अदर करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। फिर से ये हमारा सब हेड जानना चाहता है कि इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है लेकिन अभी तक ड्यू नहीं हुआ लोन्स के ऊपर। तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट अगर आपका एक्रूड हो गया है, ड्यू हुआ हो या ना हो, दोनों ही केसेस में आपकी करंट लायबिलिटी होता है। लेकिन करंट लायबिलिटी हमारी मेजर हेडिंग है, तो ये जानना चाहता है सब हेडिंग। तो इसको दिखाते हैं हम अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। तो सब हेडिंग देखेंगे कि कौन से वाला पॉइंट में लिखा हुआ है अदर करंट लायबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इनकरेक्ट है, बी ट्रेड पेबल इनकरेक्ट है, सी अदर करंट लायबिलिटी बिल्कुल सही है कि ये हमारी अदर करंट लायबिलिटी है, डी शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये भी इनकरेक्ट है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स। अब लोन्स एंड डिबेंचर दोनों ही हमारी लायबिलिटी होती हैं। पहले वाले पॉइंट में 20 में लोन के ऊपर इंटरेस्ट एक्रूड था लेकिन वहाँ पे ड्यू हो गया था, लेकिन इस बार हमारा ड्यू नहीं हुआ था पिछली बार, इस बार ड्यू हो गया है डिबेंचर के ऊपर। तो इंटरेस्ट चाहे ड्यू हुआ हो या ना हुआ हो, अगर इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है, बन गया है, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी में काउंट होगा। तो करंट लायबिलिटी है। तो जानना चाहता है कि अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। तो इस बार भी हमें सब हेडिंग बनानी है, तो सेम ही सब हेडिंग रहेगी जो ऑप्शन पॉइंट क्वेश्चन नंबर 20 की थी, यानी अदर करंट लायबिलिटी। तो अदर करंट लायबिलिटी हमारा ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, 6% डिबेंचर्स अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। तो डिबेंचर जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होते हैं और इन्हें हम नॉन करंट लायबिलिटी मेजर हेडिंग के अंदर दिखाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये कोई प्रोविजन नहीं है डिबेंचर हमारे, बी लॉन्ग टर्म बोरिंग, बिल्कुल ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, लंबे समय के लिए लिया गया एक कर्जा है, बोरिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी अभी तक करेक्ट है। अदर करंट लायबिलिटी, ये कोई करंट लायबिलिटी नहीं है, एंड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी ये नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज शोन अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। तो किस आइटम को आप दिखाएंगे करंट लायबिलिटी के अंदर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कोई करंट लायबिलिटी नहीं है, ये हमारी एक नॉन करंट एसेट्स है। रिजर्व फंड, ये हमारी शोल्डर्स फंड के अंदर आता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, तो ये भी करंट लायबिलिटी नहीं है। सी अनक्लेम्ड डिविडेंड, तो डिविडेंड अगर आपका अनक्लेम्ड है यानी अभी तक क्लेम नहीं किया गया या आपने पे नहीं किया, तो दोनों ही केसेस में ये आपका करंट लायबिलिटी होता है। तो अभी तक ऑप्शन नंबर सी ठीक है कि करंट लायबिलिटी है। एंड डी लाइव स्टॉक यानी एनिमल्स जो होते हैं, हिंदी में पशुधन कह देते हैं, तो आपके जो एनिमल्स होते हैं ये आपकी नॉन करंट एसेट्स होते हैं। तो अभी तक ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे करेक्ट है, तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट अपीयर इन कंपनी बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। फिर से हमें सब हेड बताना है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। इस बार इंटरेस्ट किसी लोन या डिवेंचर के साथ नहीं है, इन्वेस्टमेंट के साथ है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड होता है, जिसकी वजह से आपका करंट एसेट्स माना जाता है। तो आपका जो इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो आपकी करंट एसेट्स है, लेकिन करंट एसेट्स हमारी मेजर हेडिंग है, तो ये जानना चाहता है सब हेडिंग, तो इसे बोलेंगे अदर करंट एसेट्स। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इनकरेक्ट है, बी करंट इन्वेस्टमेंट ये भी इनकरेक्ट है, सी अदर करंट एसेट्स बिल्कुल ये अदर करंट एसेट्स है, एंड ऑप्शन नंबर डी अदर नॉन करंट एसेट्स इनकरेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी अदर करंट एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, accumulated dividend arrears on preference share is shown in the company's balance sheet as। अब ये एक बिल्कुल डिफरेंट नेम है, एक बिल्कुल डिफरेंट आइटम है, तो उसको थोड़ा आपको ध्यान से समझना है कि डिविडेंड का जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो एरियर है। एक्यूमुलेटेड क्या होता है कि अगर आपने पीछे किसी साल का डिविडेंड नहीं दिया, चाहे वो आपका प्रॉफिट ना होने की वजह से ना दिया हो या किसी और रीज़न से ना दिया हो, लॉस हुआ हो उसकी वजह से ना दिया हो, तो हमारे एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर उन्हें पीछे किसी ईयर में अगर डिविडेंड नहीं मिला हुआ होता
तो अगर आपको इस साल पीछे का भी डिविडेंड देने पड़े तो ये जो होता है ये एक तरीके का आपका कमिटमेंट होता है, यानी आप कमिट करते हैं कि अगर किसी साल आपने डिविडेंड नहीं दिया तो फ्यूचर में आप उसे एक्यूमुलेट करके डिविडेंड दे देंगे। तो ये पूछता है कि द कंपनीज बैलेंस शीट एज, आप इसे कहाँ शो करेंगे? ऑप्शन नंबर ए करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी नहीं है। बी कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है। कंटिंजेंट लायबिलिटी मीन्स होता है द लायबिलिटी विच मे बी पेड या विच विल बी पेड इन फ्यूचर, इट डिपेंड ऑन एनी फ्यूचर इंसिडेंट और इवेंट, यानी भविष्य में डिसाइड होगा कि आपको कोई अमाउंट पे करनी है या नहीं करनी है, लेकिन वो आपके ऊपर कोई क्लेम चल रहा होता है। तो कोई क्लेम आपके ऊपर किसी ने किया हुआ है तो वो उस केस में आपको पे करना पड़ सकता है जब वो क्लेम आपका डिसाइड हो जाता है, या जैसे आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो अगर केस किसी ने आपके ऊपर किया है तो जितने भी केस की अमाउंट है वो आपको पे करनी पड़ सकती है। अगर वो पर्सन जिसने आपके ऊपर केस किया वो केस जीत जाता है तो उस केस में आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो ये आपके लिए कमिटमेंट है, क्योंकि आपने डिविडेंड का एक्यूमुलेटेड अमाउंट पे करने का एक कमिटमेंट किया होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है कि एक कमिटमेंट है, तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट डी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो कि इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। 50,000 9% डिबेंचर है रिडीमेबल विद इन 12 मंथ्स। थोड़ा ध्यान देंगे कि रिडीमेबल जो है, रिपेबल जो है वो 12 मंथ्स के अंदर हैं, यानी 12 महीने के अंदर अंदर आपको 50,000 डिबेंचरों की अमाउंट लौटानी है। तो अगर विद इन 12 मंथ्स आपको कोई लायबिलिटी पे करनी होती है तो वो आपकी करंट लायबिलिटी बन जाती है। तो कहता है 12 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ द बैलेंस शीट विल बी शोन अंडर। तो कहाँ दिखाएंगे इसको? ऑप्शन नंबर ए है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो ये बोरोइंग तो है बट अभी ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में नहीं आएगा। बी है आपकी अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये भी इनकरेक्ट है। सी अदर करंट लायबिलिटी, बिल्कुल ये अब आपकी एक अदर करंट लायबिलिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, ये रहेगी तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग सी, लेकिन ये 12 मंथ्स के अंदर पे करने की वजह से हमारी करंट लायबिलिटी में कन्वर्ट हो चुकी है और ये एक हमारी अदर करंट लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो डी है ट्रेड पेबल, जो कि क्रेडिटर एंड बिल पेबल को बोलते हैं। तो डी भी हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कमिटमेंट। आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा एक कमिटमेंट है, एक तरीके का प्रॉमिस है कि आपने कमिट कर रखा है किसी के साथ कि आप उसको पे करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कोई कमिटमेंट नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि कंपनी उसे एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड करती है कि कितना पे करेगी, कैसे पे करेगी। तो प्रपोज डिविडेंड हमारी एक कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है। इंटरिम डिविडेंड, तो ये डिविडेंड जो होता है इंटरिम वाला, ये साल के बीच में कई बार कंपनियों के पास जब ज़्यादा फंड पड़े होते हैं तो साल के बीच में कई बार कंपनियां अपने शेयरहोल्डर्स को ये डिविडेंड दे देती हैं, जिसे हम इंटरिम डिविडेंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड। ये कोई कमिटमेंट नहीं है, ये आपकी करंट लायबिलिटी है। लास्ट है आपका डिविडेंड एरियर ऑन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर आपके प्रेफरेंस शेयर कम्युलेटिव वाले हैं तो उनके डिविडेंड कोई पीछे का आपने नहीं दिया हुआ है, वो एरियर है, तो वो आपका एक कमिटमेंट बन जाता है कि आपने कमिट किया हुआ है कि आप अगर प्रेफरेंस शेयर का पीछे किसी साल डिविडेंड नहीं मिला है तो उसे आप देंगे। तो यहाँ पे कमिटमेंट का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स is shown under the head current assets while preparing the balance sheet of a company। तो current assets में क्या आएगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये हमारी कोई करंट एसेट्स नहीं है। ऑप्शन नंबर बी व्हीकल्स। व्हीकल हमारी नॉन करंट एसेट्स है, ये भी कोई हमारी करंट एसेट्स नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इन्वेंट्रीज, बिल्कुल इन्वेंट्रीज हमारी करंट एसेट्स होती है। एंड डी लाइव स्टॉक एनिमल्स जो होते हैं वो हमारी क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी हमारी नॉन करंट एसेट्स हैं, ओनली ऑप्शन नंबर सी हमारा करंट एसेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज शोन अंडर द हेडिंग नॉन करंट एसेट्स। तो आपको किस इनमें से किसको नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में दिखाना है वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। तो नॉन करंट एसेट्स में हमारी फिक्स एसेट्स आती हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए अंडर राइटिंग कमीशन, ये हमारी एक फिक्टिशियस एसेट्स मान सकते हैं इसे हम। आजकल इसे हम माइनस कर देते हैं आपकी रिजर्व एंड सरप्लस में से। बी है हमारा करंट इन्वेस्टमेंट, ये हमारी करंट एसेट्स होती है। सी हमारी इन्वेंट्री, ये हमारी करंट एसेट्स होती है। एंड डी है पेटेंट्स, बिल्कुल सही है, ये हमारी एक नॉन करंट इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स होती है। तो सही आंसर बनता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी। चलिए लेते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच ऑफ हेडिंग द आइटम बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। थोड़ा ध्यान देंगे कि पॉइंट क्या है, बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड। आपने बिल जो है वो डिस्काउंटेड करवा रखा है, लेकिन अभी तक उसका टाइम जो है वो पूरा नहीं हुआ है उस बिल का। तो कभी भी अगर आप बैंक से बिल डिस्काउंटेड करवाते हैं तो जब तक उस बिल की पेमेंट बैंक को नहीं मिल जाती, वो मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक वो आपकी एक कंटिजेंट लायबिलिटी बना रहता है। यानी आपको पे करना पड़ सकता है अगर बाई चांस आपका ड्रॉवी ड्यू डेट को, मैच्योरिटी डेट को आपका इंसॉल्वेंट हो जाए या पे ना करे, बिल आपका डिसऑनर हो जाए, तो उस केस में आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो ये हमारी कंटिजेंट लायबिलिटी होती है, जो बिल हमने डिस्काउंटेड करवाए हुए हैं लेकिन अभी वो मैच्योर नहीं हुई है, उनकी पेमेंट बैंक को नहीं मिली हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए करंट लायबिलिटी इनकरेक्ट है, बी करंट एसेट्स ये भी इनकरेक्ट है, सी कंटिजेंट लायबिलिटी बिल्कुल ये कंटिजेंट लायबिलिटी है क्योंकि ये फ्यूचर में आपको पे करनी पड़ सकती है अगर बाई चांस आपका ड्रॉवी आपका बिल्कुल डिसऑनर कर देता है। तो डी अनअमोटाइज एक्सपेंडिचर बिल्कुल ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। चलिए, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई होगी। ये 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से डेफिनेटली कोई भी एमसीक्यू आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। AMB क्लासेस। थैंक यू।